जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में दो ऐसे बेहतरीन ममालिक हैं जहां आप टूरिज़म के लिए भी जा सकते हैं, जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं और बिज़नेस के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा, उन दोनों ममालिक की जो लैंग्वेज है वो एक ही है। नंबर वन पुर्तगाल है और उसके साथ ब्राज़ील है। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पुर्तगाल में और ब्राज़ील में कैसे जा सकते हैं। अगर जॉब करनी है तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, बिज़नेस करनी है तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे और किस लेवल का आप बिज़नेस कर सकते हैं। पुर्तगाल चूँकि यूरोप में है और वहाँ पे आपकी इनकम और कॉस्ट यूरो में होगी, और ब्राज़ील जो है वो लेटिन अमेरिका में आता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, और उनकी करेंसी अपनी है ब्राज़ीलियन रियाल कोई, और उसको ब्राज़ीलियन हैश भी बोलते हैं वहाँ की लैंग्वेज में। अब यूरो यूरो जो कि डॉलर से महंगा है, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर पुर्तगाल जाना है तो वहाँ ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, और ब्राज़ील डॉलर के मुकाबले में सस्ता है। एक डॉलर का 5.20, यानी तकरीबन 5.25 ब्राज़ीलियन रियाल जो हैं वो आएंगे एक डॉलर के। जबकि अगर आप पुर्तगाल जाते हैं तो आपको 0.8 बनेंगे अपना। अगर आप डॉलर से यूरो लेंगे तो उसकी ये वैल्यू बनेगी। अच्छा, उसमें मैं पहले आपको इससे पहले दो वीडियो की हैं, उसमें मैंने साउथ कोरिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना का कंपैरिजन दिया है, और मैंने 10-11 कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। 2 दफ़ा मैं यूरोप भी गया हूँ, शेंजन वीज़े पे गया था, और मैंने 4-5 कंट्री विज़िट किए थे। तो उसकी बेसिस पे मेरा जो 11-12 कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए हैं, वो अगर पहली वीडियो देख लें तो उसमें आपको वीज़े लगे आपको मिलेंगे। तो वो मैं अपने रिसर्च, पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क से छोड़ के वो जाना चाह रहे हैं, या तो यूरोप जाना चाह रहे हैं या फिर वो ब्राज़ील वगैरह जाना चाह रहे हैं। पुर्तगाल का एक फ़ायदा ये है कि आपका पास शेंजन वीज़ा हो यूरोप के किसी भी मुल्क का, तो आप पुर्तगाल जा सकते हैं। उस पर आपके कोई पाबंदी नहीं है। आपने पुर्तगाल जाना है और वहाँ पे जिस होटल में या आप गेस्ट हाउस में ठहरेंगे, वहाँ से आप लेटर ले लेंगे कि जी ये बंदा लीगली आया है और इस तारीख को आया और ये हमारे पास रह रहा है। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये होता है कि आपको रेजिडेंसी कार्ड चाहिए होता है वहाँ का। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है और उस पर टाइम भी लगता है, क्योंकि उनकी ये शर्त है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपके 2 या 3 बंदे वहाँ के सिटीज़न हों पुर्तगाल के, जो आपको जानते हों, और वो साथ आएँ और वो बताएं कि जी हाँ हम इसको जानते हैं और ये लीगली आया है। वैसे आप इलीगली भी जो जाता है उसको निकालते नहीं हैं, उसका थोड़ा सा प्रोसेस जो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, निकालते नहीं हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो सिलसिला है ना कि अगर आपने रेजिडेंसी वहाँ पे लेनी है 1 साल की, तो आपको 2 से 3 वहाँ बंदे लोकल चाहिए होंगे। अब चूँकि अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला नहीं है, तो उसका तरीक़ाकार फिर ये होता है कि आपको वहाँ एजेंट मिलेंगे जिनका काम ही यही है। वो एजेंट क्या करते हैं, आपसे 1000, 1200, 1500 यूरो आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे और आपका ये सारा काम करा देंगे और आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी।
اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ نے جاب کرنی ہے تو وہاں پہ ابھی ابھی آج کی جو لیٹسٹ میں گوگل پہ سرچ کیا ہے تو جو وہاں منیمم سیلری ہے مہینے کی وہ 750 یورو ہے اس وقت۔ یہ پرتگال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی 1 کروڑ آبادی ہے پرتگال کی، اور وہاں پہ پرتگیز لینگویج ہے، پرتگالی جس کو بولتے ہیں، اور یہ یورپ کانٹیننٹ یورپ افریقہ میں آتا ہے یہ۔ تو 750 آپ کو ملیں گے جاب کے، آپ جہاں کہیں بھی جاب کریں گے۔ اب ایک اور اہم انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کو جب تک آپ وہاں لیگلی رہ رہے ہیں آپ کو اپنی انکم کا ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر آپ کسی امپلائر کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کی سیلری میں سے ٹیکس کاٹ کے ہر مہینے جمع کرائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کا ریزیڈنسی کارڈ ایکسٹینڈ ہوگا، ادروائز وہ لٹکا رہے گا۔ 25 یا 30% وہ ٹیکس کاٹتے ہیں جتنی بھی آپ کی مہینے کی سیلری ہے۔ بزنس کا ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انکم کتنی ہے، اس کی شرح اسی حساب سے بنتی ہے۔ تو یورپ میں یہ ہے کہ آپ کو پرتگال جانے کے لیے 1100-1200 کا یورو کا آپ کو ریٹرن ٹکٹ لینا ہوگا، چونکہ آپ وزٹ پہ جائیں گے، کسی بھی یورپین کنٹری کے وزٹ پہ جائیں گے تو آپ کو یورو میں آپ کو وہ ٹکٹ لینا ہوگا۔ تو وزٹ ویزے ریٹرن ٹکٹ ہوگا، ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس کی آپ کی بکنگ ہوگی تو آپ کو وزٹ ویزا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ریٹرن ٹکٹ کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا۔ باقی انشورنس لگتی ہے، وہ ایجنٹ بنا کے دے دیتے ہیں، ٹریول ایجنٹ وہ بنا دے دیتے ہیں۔ آپ کو کرونا کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، ویکسینیشن آپ کی ہوئی ہے، اس کے بعد فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ بھی مل جاتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے۔ پھر پولیس رپورٹ چاہیے ہوگی، پولیس سرٹیفکیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً پاکستان میں تو یہ ایک سینٹر بنا دیا ہے پولیس نے اسلام آباد میں، جہاں پہ اس طرح کے ڈاکومنٹس پولیس سے ریلیٹڈ آپ کو وہیں پہ مل جاتے ہیں، آپ کو تھانہ کچہری IG آفس میں نہیں جانا پڑتا۔ اب یہ ہے کہ اس انکم میں سے 25% تو آپ کا ٹیکس چلا گیا، اس کے بعد آپ نے رہنا ہے تو آپ یقیناً آپ اکیلے نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ وہاں کرائے بہت زیادہ ہیں۔ آپ ایک کمرہ اکیلے سے بھی لینا چاہیں تو آپ کو 250-300 یورو دینا پڑیں گے۔ اور وہاں اب ہوتا کیا ہے کہ جو پاکستانی یا انڈین وہاں رہ رہے ہیں وہ مل کے ایک کمرے میں 4-5 لوگ رہ لیتے ہیں، اس طرح سے وہ 50 یورو 70 یورو یا میکسیمم 100 یورو مہینے کا خرچہ آتا ہے، جس میں وہ بجلی گیس وغیرہ بھی ہوتی ہے اور انٹرنیٹ کا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ اگر مل کے رہیں گے تو یہ ہے، اس طرح سے ہے۔ دوسرا ہے کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے ریزیڈنسی ملتی ہے، اس کا اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس کو نیشنلٹی پاسپورٹ ملے، تو وہ پرتگال میں ایک بڑا انہوں نے آسان سا طریقہ رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ رکھا ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی لڑکی وہاں کی یہ کہ آپ کے ساتھ جا کے ان کا جو آفس ہے متعلقہ وہاں لکھ کے دے دیں، آپ لیونگ ٹوگیدر اس کو کہتے ہیں، لڑکی لڑکا لیونگ ٹوگیدر کے جی ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، اور 1 سال 1.5 سال آپ اکٹھے رہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ایویڈنس دینی ہوگی کہ جی، کیونکہ وہ ویریفیکیشن بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ اور آپ کے اخراجات اور انکم بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ 2 بندے رہ رہے ہیں تو آپ کے اخراجات کتنے ہیں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے۔ تو دوسرا سیدھا سیدھا شادی والا ہے، شادی کر لیں تو بھی اچھی بات ہے۔ تو وہ بھی آسان نہیں ہے، وہ بھی مہنگا کام ہے، کیونکہ آپ کو اس کے لیے اس طرح کا رہنے کا بھی سسٹم رکھنا ہوگا۔ کھانا پینا یورپ پورے میں بہت مہنگے، آج کل بہت مہنگائی ہے، بجلی گیس کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ یہ جو روس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں یورپ نے اور امریکہ میں، اس کے بعد یوٹیلیٹی کاسٹ جتنی بھی ہیں ان کی قیمتیں ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں برازیل کی طرف۔
ब्राज़ील जो है वो उसकी, मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, इकॉनमी में भी पॉपुलेशन में भी। इसकी 21 करोड़ और 40 लाख इसकी आबादी है इस वक्त। जो 2021 का जो एस्टीमेट है वर्ल्ड बैंक का और दूसरे इदारों का, और इसका कैपिटल ब्राज़ीली है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज वही है पुर्तगाली, जो पुर्तगाल में चलती है वही पुर्तगीज़ में चलती है, सॉरी इसमें ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील चूँकि ये इस पे उनका कंट्रोल था पुर्तगाल का, ये उनके कब्ज़े में था, और जब ये आज़ाद हुआ तो फिर अभी तक ज़बान पुर्तगाली ही है, ऑफिशियल जो है वो उनकी है। इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं ब्राज़ील में, तो इंग्लिश आलमोस्ट समझे कि ना होने के बराबर है। तो वहाँ ये तरीका है कि आप लीगल जाते हो। अच्छा, पुर्तगाल में ये है कि आपने टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा के ज़रिए से जाना है, और आपको लीगल तरीके से वहाँ पे एंटर होना है। और उसके लिए भी ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में 12-15 लाख रुपया आपका होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हो, इंडिया से जा रहे हो, तो वो तकरीबन 6 से 8 लाख में भी हो जाता है। उनकी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है, यानी हमारे 2.5 रुपये हों तो उनका 1 रुपया बनता है इंडिया का। और बांग्लादेश का भी आलमोस्ट यही पोजीशन है। तो आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ पे ब्राज़ील वीज़े के लिए आपको प्लान देना है कि जी मैं अगर आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हो, ठीक है, आगे जो आपकी नीयत है वो तो आप वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने वो पूरा मैं अपना अखराजात और प्लान उनको देना है कि जी मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, पर डे मेरा ख़र्चा ये होगा, इस शहर में रहूँगा, यहाँ यहाँ मैं टूरिज़म के लिए जाऊँगा, उसके बाद मैं दूसरे शहर जाऊँगा। ये इस तरह का आपने एक प्लान बनाना है, उस तरह से कि जितने आपके बैंक अकाउंट में हैं वो एक्सपेंडिचर उनसे मैच करते हों और कुछ एक्स्ट्रा पैसे अकाउंट में पड़े हों। क्योंकि अगर आप 2 महीने के लिए जाते हैं और जो आपका प्लान है वहाँ का अखराजात का, वो उससे पैसे अकाउंट में उससे कम है, तो फिर वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, ठीक है ना, वो समझ जाएंगे। दूसरा ये कि आपको होटल की बुकिंग चाहिए, वो मिल जाती है ऑनलाइन, कोई इतना मसला नहीं है। आप किसी से भी ऑनलाइन चेक कर लें, trip.com और दूसरे भी हैं, 1 हफ्ते की 10 दिन की वो कर सकते हैं आप, कंफर्म बुकिंग कर लें, 3 दिन के उनको आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर दें, उनसे ईमेल मंगवा लें। रिटर्न टिकट की भी आप बुकिंग ले लें। वैसे तो ब्राज़ील वाले कंफर्म बुकिंग मांगते हैं, अगर आप जाने में सीरियस हैं तो आप रिटर्न टिकट ले लें और उसी हिसाब से आप अपनी बुकिंग वहाँ की करा लें। और आपको ब्राज़ील चूँकि काफ़ी दूर है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत दूर है, इस वक्त उनका रिटर्न टिकट $2200 का है। आप उसको अपनी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर लें कि आपको वो कितने में पड़ेगा। वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा मिलता ही उस वक्त है जब आप रिटर्न टिकट लेते हैं, जिससे उनको मतलब है, पता होता है कि ये रिटर्न टिकट है तो ये बंदा वापस आएगा। वो आपने अगर नहीं आना वो बात की बात है, ठीक है। रिटर्न टिकट आप लेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह और कोरोना के सर्टिफिकेट लगेंगे, आपकी पुलिस की वेरिफिकेशन जो है वो लगेगी, ये लग जाएगी। उसके बाद आप उनको ये डॉक्यूमेंट सारे ईमेल भी कर सकते हैं, जो भी आपको एम्बेसी आपके मुल्क में शहर में जो लगती है उनको आप ये डॉक्यूमेंट सारे ईमेल कर सकते हैं। और जो फ़ीस है उनकी हर कंट्री की अलग अलग है, और ब्राज़ील की जो है वो डॉलर्स में फ़ीस है, पुर्तगाल की यूरो में फ़ीस है। तो आप जो भी उनकी लेटेस्ट फ़ीस है वो
आप किसी भी एजेंट से बताएंगे, पूछेंगे तो वो इस वक्त की लेटेस्ट आपको बता देगा क्या है, क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं। फीस जमा कराएंगे तो कागज़ आप पेपर सारे आप ईमेल भी भेज सकते हैं, या जो उनके जो अप्रूव्ड कोरियर हैं उसके ज़रिए से भी भेज सकते हैं। फिर आपको फ़ोन कॉल आएगी, अगर ईमेल किया तो ईमेल आएगी, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये ब्राज़ील की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो फिर वो पूछेंगे जी आप क्यों जाना चाह रहे हैं, वो तो बहुत ही दूर है ब्राज़ील, इतने सारे कंट्री छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आप उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन बना लें। एक तो ये है कि वो अच्छा कंट्री है, अमेरिका यूरोप यूके से सस्ता है, और टूरिज़्म वहाँ बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया से बहुत टूरिस्ट जाते हैं ब्राज़ील। उनकी रियो डी जनेरो में उनकी जो बीच है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो सारी दुनिया के लोग जो टूरिज़्म के लिए जब ब्राज़ील जाते हैं तो उस बीच पे रियो सिटी में लाजमी जाते हैं, वो कर लें। और बाकी उनकी जो आप गूगल पे सर्च कर लें कि आपने कौन कौन सी जगह जो है आपको जाना चाहते हैं, ठीक है। एक सवाल वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि आपको तो लैंग्वेज नहीं आती पुर्तगाली, आप वहाँ क्या करेंगे। वो उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। मैंने 11-12 कंट्रीज विज़िट किए हैं। दो मेरे शेंजन वीज़ा थे, जिसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और बेल्जियम। इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, ठीक है। मैं मलेशिया गया था, वहाँ तो बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। सिंगापुर गया था, वहाँ भी इंग्लिश बोलते हैं। थाईलैंड गया था, वहाँ भी बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ब्राज़ील में इंग्लिश नहीं बोलते। जर्मनी में इंग्लिश नहीं बोलते, इटली में इंग्लिश नहीं बोलते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जा नहीं सकते। अगर आप चले जाओगे तो आप, आजकल तो वैसे भी स्मार्टफोन है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप उनको कह सकते हो कि जी मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं गाइड ले लूँगा, अदरवाइज़ मोबाइल, स्मार्टफोन मोबाइल है, मैं उससे सर्च करके मैं कहीं भी जा सकता हूँ। लैंग्वेज का इशू नहीं है, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। बाकी जो टैक्सी है या जो भी आप लेते हैं वो, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश लाजमी आती है, क्योंकि टूरिस्ट को डील करने के लिए हर एक की कोशिश होती है कि उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो। तो ये इस तरह करने से आपको ब्राज़ील का वीज़ा मिल जाएगा, लीगली आप एंटर होंगे। सबसे पहले आपने रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करने की सिर्फ एक शर्त उन्होंने रखी हुई है, वो ये है कि आप घर वहाँ पे रेंट पे लेंगे। जब बिज़नेस करना है तो कोई आप शॉप रेंट पे ले लें। कोई चीज़ भी आप रेंट पे लेंगे 6 महीने के लिए, साल के लिए, उसका बिजली का या टेलीफोन का बिल और उसका रेंट एग्रीमेंट की कॉपी साथ लगाएं, एप्लीकेशन बनाएं, और वहाँ पे जो उनके अटेस्टेशन का जो लोकल सिस्टम है वहाँ से अटेस्ट करवा के आप वहाँ जाके जमा करा दें, और वो आपको विद इन 2 वीक्स आपको आपके जहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ वहाँ पे आपका रेजिडेंस कार्ड जो है 1 साल का लग के आ जाएगा। अच्छा, मज़े की बात है ये है कि वो तंग नहीं करते, रिश्वत नहीं मांगते, और आपका रेजिडेंस कार्ड जो है वो दे देंगे, वो रिजेक्ट नहीं करते। अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो आपको बोल देंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमें दे दें। अच्छा, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी है कि आप शादी भी कर सकते हैं और लिविंग टुगेदर भी कर सकते हैं। मतलब कोई लड़की है, वो आपकी दोस्त है, जानने वाली है, तो आप लिख के देना होगा, और आपको इकट्ठे रहना होगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए किसी टाइम भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे आप इस तरह से लीगली 1.5-2 साल रहेंगे तो ब्राज़ील आपको नेशनलिटी दे देगा। 1 साल बाद 5 से 10 साल की तो रेजिडेंसी वैसे ही उसने दे देनी है। और जब आपको 1 साल के बाद आगे रेजिडेंसी 5 से 10 साल की मिलेगी तो उसके 6 महीने साल बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि आपने वहाँ शादी की हुई है, कर सकते हैं अफोर्ड, या आप लिविंग टुगेदर पे चलते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। खाने पीने की चीज़ें वहाँ बहुत सस्ती हैं, उसकी वजह ये है कि उनका गैस पेट्रोल उनका अपना है,
اور اس لیے ان کی قیمتیں جو ہیں اس میں کوئی چینج نہیں ہے. ان کی کرنسی بھی پچھلے 3-4 سال سے وہی ہے. $1 کا 5 ہیش آتے ہیں. کوئی ریال بولتا ہے اس کو, کوئی ہیش بولتا ہے. تو وہ پچھلے 2.5-3 سال سے میں مانیٹر کر رہا ہوں اس کی کرنسی کو, برازیل کو. اس پہ ریسرچ کی ہے. پوری دنیا میں اس وقت آپ نے جاب کے لیے جانا ہے کہیں بھی, اگر ٹورزم کے لیے بھی جانا ہے, تو سب سے پہلے وہ کنٹری چوز کریں جن کے پاس گیس پٹرول اپنا ہو. وہاں آپ کو مہنگائی نہیں ملے گی, کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو تباہی آ رہی ہے معاشی, وہ بجلی گیس پٹرول مہنگا ہونے سے آ رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو پرتگال اور برازیل کا بتایا, چونکہ دونوں کی قومی زبان ایک ہے اور بہت سارے بینیفٹ ہیں. اور اگر آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے وہاں کی اس کی برازیل کی, تو اس کے بعد آپ کہیں کا بھی ویزا لے کے جا سکتے ہیں. اگر نیشنلٹی مل جاتی ہے تو آپ کو 150 سے زیادہ کنٹری میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں. چاہے آپ کو نیشنلٹی پرتگال کی ملے یا ملے آپ کو برازیل کی, آپ 150 سے زیادہ کنٹری میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اچھا, برازیل میں جاب آپ کو کوئی خاص نہیں ملے گی, وہاں اتنی سیلریز نہیں ہے. چھوٹا کاروبار کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, کوئی سبزی اور پھل کا کاروبار کر رہا ہے, کسی نے گروسری سٹور بنایا ہوا ہے, کسی نے موبائل فون کی ایسیسریز رکھی ہوئی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں. سبزی پھل کا کاروبار کرنا ہے تو آپ کو تقریباً $2,000-3,000 میں بھی آپ کر لیں گے. 2-3 مہینے کا آپ نے شاپ کا کرایہ دینا ہے اور باقی ڈالنا ہے. گروسری کا کرنا ہے تو پھر آپ کو $8,000 سے $12,000 چاہیے ہوں گے, جو کہ سامان ڈالنا ہے آپ نے, شاپ کرائے پہ لینی ہے. اور یہی سچویشن موبائل فون ایسیسریز کی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو $10,000-12,000 چاہیے. برازیل وہ واحد کنٹری ہے جس میں آپ $2,000 میں بھی کر سکتے ہیں کام. چھوٹی دکان لے لیں, چھوٹا کاروبار شروع کر دیں. ٹرک فوڈ کا کام بہت ہے وہاں پہ, اور ٹرک فوڈ کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے. $10,000 سے $12,000 کا وہ ملتا ہے. بنا بنائے بھی لے سکتے ہیں, بنوا بھی سکتے ہیں. اور پھر آپ کو ایک گاڑی چاہیے اس جس کے ساتھ آپ نے جب لے کے جانا ہے جس جگہ پہ, تو اس کو وہ لے کے جائے گی گاڑی. اور جب رات کو 1-2 بجے بند کرنا ہے تو وہ آپ گاڑی ٹو کر کے آپ واپس لے آئیں گے. اس کے لیے آپ کو گاڑی بھی خریدنی پڑے گی, ٹرک فوڈ بھی خریدنا پڑے گا. اور یہ بہت سارے انڈین پاکستانی یہ کام وہاں پہ کر رہے ہیں, اور ان حالات میں بھی وہ پاکستانی خرچے نکال کے 5 سے 8 لاکھ بچا رہے ہیں, خرچے نکال کے ان حالات میں بھی. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ برازیل نمبر 1 پرائرٹی ہے, سستا کنٹری ہے. اور پرتگال جو ہے وہ بھی اچھا ہے, لیکن وہ مہنگا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ افورڈ کیا کر سکتے ہیں. مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کامنٹ کریں. میں آج جتنی بھی میرے پاس انفارمیشن ہے یہ آپ کی امانت ہے, اور مجھے کوئی لالچ نہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہو, جو ضرورت مند ہیں, جن کو شوق ہے جانے کا, ان کو فائدہ ہو. بہت شکریہ آپ کا.